तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा 6 से लेकर 12 में सारे साथियों का, चाहे 6 to 8 का हो या 9th-10th का एग्ज़ाम हो या 11-12 का, जो आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर तथा जो है मैथ्स, रीजनिंग पूछा जाएगा, उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर या टेस्ट सीरीज नंबर जो है 22 लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 21 जो सेट करा चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देख रहे हैं आप चैनल पे तो देखना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ अपने जो साथियों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो है क्लास 10th का SCERT का MCQ जो है आपका हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो है पॉलिटी जो है 90% जो है ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि क्लास 10th का पॉलिटी ख़त्म हो चुका है। क्लास 9th का पॉलिटी जो है आज 6 चैप्टर में से 5वां चैप्टर चल रहा है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी आपका जो है क्लास 9th का ख़त्म है, क्लास 10th का चल रहा है, 50% वो भी कंप्लीट होने के कगार पे है। इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है आपका क्लास 10th का स्टार्ट है, लेकिन बहुत जल्दी जो है क्लास 10th और 9th दोनों का ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट है, बायोलॉजी ऑलरेडी हो चुका है 3 चैप्टर, फिजिक्स में भी 2 चैप्टर हो चुका है। इसके साथ अगर आप इधर देखते हैं ज्योग्राफी में क्लास 6 का जो है NCERT कंप्लीट करवा चुका हूँ थ्योरी, और बहुत जल्दी जो है आपका आज पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। साथ ही साथ जो है आप क्लास 11th-12 का भी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक अगर आप भटक रहे हैं तो भटकना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भटकने से जो है सिलेक्शन नहीं होता है। आपको टू दी पॉइंट पढ़ना और सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। आज जो है टेस्ट सीरीज नंबर 22 का जो है पहला क्वेश्चन है जीके का, ठीक है। हालांकि ओवरऑल ये जो है सेट का 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि मधुबनी लोक कला शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इसको समझिए कि GI टैग भी मिल चुका है। मधुबनी जो लोक कला जो मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो चुका है। और ये जो इसका संबंध किससे है तो बिहार से है, और बिहार में भी पर्टिकुलरली मधुबनी जिला से जो है ये संबंध रखता है। दूसरा बात, एक चीज़ और पूछा जाता है कि मंजूषा पेंटिंग जो है का संबंध कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा भागलपुर से। ये 2 तरीके का पेंटिंग बिहार में फेमस है, मधुबनी लोक कला कह सकते हैं या मधुबनी कला कह सकते हैं, ठीक है। और एक मंजूषा, मंजूषा आपका भागलपुर वाले क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कटिहार में होता है, ठीक है। कटिहार में जो है मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया है। हालांकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे बिहार का राजकीय फूल पूछा जाए तो हो जाएगा गेंदा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गेंदा। पशु पूछा जाए तो बैल, ठीक है। हम लोग बात बात पे बोल देते हैं बैल समझा करे, तो वही बैल जो है हम लोग का समझिए राजकीय जो है पशु है। राजकीय मतलब राज्य लेवल का होता है, राष्ट्रीय मतलब जो है देश लेवल का होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका राष्ट्रीय जो है जलीय जीव जो है भारत का क्या है, तो गंगेटिक डॉल्फिन है। डॉल्फिन लेकिन गंगा का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बिहार का राजकीय पेड़ क्या है, तो बरगद है। क्या है, बरगद है। राजकीय भाषा क्या है बिहार का, तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा पूछा जाए तो उर्दू है। राजकीय फल जो है बिहार का क्या है, तो आम है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए बिहार से संबंधित। आगे कह रहा है कि दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है आपका यूक्रेन का राष्ट्रपति है, ठीक है। इसी के जो है अब क्या कह सकते हैं, युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन में जो बार है, ठीक है। तो नाटो में सदस्यता लेने के कारण जो है ये बड़ा रूप ले लिया है। आगे बहुत भी इसमें जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होने के कारण हुआ था। आगे कह रहा है कि गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। क्या रखा गया है, तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, ठीक है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया, तो मोपा इंटरनेशनल। गोवा में इसके अलावा एक और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा है, उसको डाबोलिम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए CEO कौन है,
तो इसका नाम ध्यान रखिएगा क्या है, तो सुब्रमण्यम है। क्या है? सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम है। हाँ, इसी में अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के जो है नए जो है आपको क्या बोला जाए, वो उपाध्यक्ष जो है तो वो अलग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष देखिए 3 चीज़ ध्यान रखना होता है नीति आयोग में। नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, ठीक है। जैसे बीजेपी का सरकार आया 15 में, तो इसका नाम चेंज करके प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग रख दिया गया। और इसके अध्यक्ष पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, अभी भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूदा जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य कहते हैं। जेली वाला जो बाल में लगाते हैं ना, चिपचिपा टाइप का हल्का हल्का रहेगा, ठीक है, और तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मतलब क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस एक तरह से कह सकते हैं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है पीत रस स्रावित करता है, ठीक है, इसको बाइल जो बोलते हैं, ठीक है, पीत रस जो स्रावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत स्रावित करता है, ठीक है, बाइल डक्ट इसको बोलते हैं। और पीत रस जो स्रावित करता है तो यकृत करता है, लीवर करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिक को किडनी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 कॉपर का एक एस्क है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैलेकाइट। देखिए मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे एल्युमिनियम का एस्क होता है, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह होता है, इसको कोरंडम वगैरह होता है, आयरन के कुछ एस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, कॉपर के एस्क होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आयरन हो गया, उसके बाद बता ही चुका हूँ। तो इसका जो है आपका लूसेंट में जाइए, लूसेंट में दिया होगा एस्क का नाम, ठीक है, उसका जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का जो है आप एस्क जो है देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जो है नॉर्मल लड़के बना नहीं पाते जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, कॉपर का एस्क, आयरन का एस्क, उसके बाद जो मैं क्या बोल रहा था, एक और एस्क जो है उसका जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद CDS का एक आध पूछा जाता है, उसको गैलेना होता है, PBS होता है, CDS होता है, ये सब दो चारों को ध्यान रखिएगा जो अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे कह रहा है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चीनी से अल्कोहल मतलब होता है एक तरह से दारुए होता है, ठीक है। अल्कोहल मतलब जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, ये हो गया आपका C2H5OH, ठीक है। आज तो देखिए अल्कोहल में भी एक ये होता है CH3OH, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का मात्रा अगर ज़्यादा हो गया तो वही जो आजकल जो है ना पीते पीते आकर उसने चला जाता, तो इसी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। हालांकि प्रॉपर दारू बनाने के लिए ये चाहिए इथाइल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH बोलते हैं इसको। तो वही है, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, दारू पीने से पहले जो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि प्योर दारू पीजिए तो सही पीजिए, नहीं तो नहीं पीजिएगा। हालांकि दारू पीना ही नहीं चाहिए। कह रहा है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किण्वन कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। आगे कह रहा है कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। 100% याद रखिएगा, स्तनधारी में कितना होता है? 4 कोष्ठक का जो है हृदय होता है, 4 कोष्ठक का हृदय होता है। रट जाइए, घोट जाइए, समझ जाइए, जिसे करना है। और स्तनधारी का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्तनधारी क्या होता है? तो जो खुद से बच्चे को जन्म देता है, जैसे इंसान क्या है तो स्तनधारी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ये समतापी प्राणी होते हैं, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स जो है, चमगादड़ को भी एक तरह से स्तनधारी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, किसी पिंड का जड़त्व जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी पिंड का जड़त्व, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का वो प्रतिरोध करता है, ठीक है। जड़त्व का मतलब ही वही होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, हिंदी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है रिटार्डेशन भी होने लगता है ना, तो वो देख 2 तरीके से होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, एक रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन जो अपोज करता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है उभय धर्मी ऑक्साइड है? उभय धर्मी का मतलब होता है मेटलॉइड, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि हाँ मेटलॉइड,
ठीक है, मेटल वाइट का मतलब एक तरह से समझिए क्या हुआ, तो ये न मेटल हुआ न नॉन मेटल हुआ, उसके बीच का कैरेक्टर हुआ, मतलब जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर होता है ना, तो धातु का ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड में। देखिए कुछ कुछ जो ऑक्साइड होता है उसका नाम ध्यान रखिएगा, उसके ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, तो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब बीच वाला ऑक्साइड, जैसे हो गया आपका जिंक का ऑक्साइड कर लीजिए, एल्युमिनियम गैस हो गया, ठीक है। और भी है इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब का भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, तो बीच का कैरेक्टर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो विनोबा भावे थे, ठीक है। 18 अप्रैल 1951 को उन्होंने प्रारंभ किया था। कब, 18 अप्रैल 1951 को उन्होंने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था, तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम में जो है, ठीक है। इसका पहला भूदान का जो है आपका एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। इसको बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन जो है उसके ध्यान रखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो थे वही विवेकानंद थे, उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। आगे कह रहा है कि कालीबंगा जो है किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे जूते हुए जो है खेत के साक्ष्य मिले हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकोट सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है ये जो है आपका असफल रह गया। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि राज्यसभा को राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। बाकी राज्यसभा के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो आपका अस्थायी सदन है इसको भंग नहीं किया जा सकता, और ये उच्च सदन होता है। जैसे संसद के दो सदन है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। तो उच्च सदन जो है आपका राज्यसभा है और लोकसभा जो आपका निम्न सदन है। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है और लोकसभा का 5 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल कम से कम उम्र चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो है 25 साल का उम्र चाहिए। साथ ही साथ मैं एक बात आप लोग को फिर से बोलना चाहूँगा साथी, कि आप लोग से अगर आप लोग एनसीईआरटी का सेशन चाहते हैं थ्योरी का, तो आप लोग को कुछ ना कुछ जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट का मैं एनसीईआरटी नहीं करवा पाऊँगा हर क्लास का। और साथ ही साथ आपको अगर 9th 10th का नोट चाहिए आपका एससीईआरटी से रिलेटेड, तो आप जो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा रेट नहीं रहेगा, बहुत जो है रीजनेबल रेट में मैं आप लोग को जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि उसका एमसीक्यू करवा चुका हूँ, क्योंकि साथियों हमें चैनल चलाने के लिए कुछ जो है ज़रूरी है, आप लोग का आर्थिक सपोर्ट का ज़रूरत है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं एनसीईआरटी का पूरा सेशन करवा पाऊँगा, नहीं तो मैराथन वगैरह जो है आप लोग का चलता रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, आप लोग आगे बढ़िए, और कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं, आप लोग उतना जो है मोबाइल और इधर उधर में आप रिचार्ज में ख़त्म कर देते हैं, वो सपोर्ट आप लोग के ही काम में आएगा। क्योंकि देखिए दिन भर में अगर 4-5 वीडियो डालना है तो हमें कम से कम 8-10 GB 5 GB 7 GB नेट चाहिए, प्लस एक वीडियो डालने में कम से कम जो है 2 घंटा 2.5 घंटा का समय लगता है। साथ ही साथ पूरे वीडियो को बनाने में 4-5 वीडियो को बनाने में 2-2.5 घंटे का जो रिकॉर्डिंग समय है, उसके बाद एडिटिंग समय 2 घंटा जाता है, फिर इसको अपलोडिंग समय होता है। तो जब जब जाके सक्सेसफुल होता है, फिर अपलोड होने के बाद जो है कम से कम जो 7-8 घंटा का समय चाहिए दिन में। अगर कोई व्यक्ति जो है टेक्निकल इतना काम कर रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ राशि चाहिए होता है। इससे पहले बीपीएससी 7th फेज में स्टेट में मैं किसी तरह उससे काम करवा रहा था, लेकिन मैं किसी से परमानेंटली बिना पैसा दिए जो है कुछ पैसे दे के नहीं काम करवा सकता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ राशि देना पड़ेगा और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। साथ ही साथ मैं आज क्लास 9th का जो है आपका पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, अगर कंटिन्यू आप लोग एनसीईआरटी का सेशन चाहते हैं। क्योंकि एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, इस बार हवाबाजी में पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी जो है स्टेट का एग्ज़ाम इसको नहीं समझिएगा। हाँ, स्टेट का एग्ज़ाम आपका निकला है बहुत बढ़िया है, सीटेट आप निकाल चुके हैं, अति उत्तम है। लेकिन बीपीएससी और स्टेट और सीटेट में आकाश ज़मीन का अंतर होता है। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो अवगत हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे दिन जो है और रात दोनों जो है बराबर करके तब जाके एग्ज़ाम देने के बाद भी आदमी जो है तरेगन देखने लगता है पेपर में। थोड़ा अगर अपना लेवल बीपीएससी ऊपर कर दी
तो आप बिना एनसीईआरटी पढ़े सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। इस बात का जो है ये फैक्ट है, और मैं बड़गला नहीं रहा हूँ। मैं आप अदर यूट्यूब चैनल वालों की तरह नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ और कुछ भी बोलता हूँ। मेरा आप देख लीजिएगा, एक भी वीडियो जो है कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, जो आपका सिलेबस कुछ और पढ़ा कुछ रहा हो। ठीक है, या तो मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, नहीं तो एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ। जो भी बेस्ट लगता है उस क्लास का वो करवा देता हूँ, और दोनों ही जो है बीपीएससी का जो सिलेबस रडार का है। वही बात है कि आप लोग का जो हल्का सपोर्ट, और कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो है कोई 2000 या 5000 का राशि नहीं, आपको 200 500 जो भी आपसे बन पा रहा है, जो कि आप दैनिक लाइफ में भी उतना खाना पीना नाश्ता में खर्चा करते हैं, तो अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके ही सपोर्ट में वो वीडियो बनेगा। क्योंकि नहीं तो बाकी में मुझसे जितना कोशिश हो रहा है मैं करते जाऊँगा दोस्तों। ये नहीं सोचिए कि सर जो है वीडियो नहीं बनाएंगे, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं बनाने का कोशिश करूँगा। और बाकी जो आपको पता है, अब जो है दशहरा पूजा दुर्गा पूजा आना है, तो उसमें जो व्यस्तता थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। आवाज़ शोरगुल होगा, मेरे पास उतना बड़ा सेटअप नहीं, तो आप लोग का जो है सपोर्ट रहेगा तभी मैं काम कर पाऊँगा। ठीक है, भोर सवेरे में उठ के वीडियो बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग वगैरह। तो आप लोग समझिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को मदद की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप लोगों को 9th 10th का अगर नोट्स चाहिए एसएसटी वगैरह या साइंस का, तो आप जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगा, संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर मैं आप दे दूँगा, उस पे आप मैसेज कीजिएगा, कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, आप उसी में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। देखिए जहाँ इसका अस्तित्व है, ये हो गया आपका चौथा है। ठीक है, और इसी तरीके से समझ लीजिए, जैसे आप भारतीय संविधान के अनुसार आप केंद्र में जाते हैं, तो केंद्र में संसद होता है, तो जो कानून बनाता है, कानून बनाने का काम किसका है? तो संसद का है। उसी को क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति आते हैं। राज्य लेवल पे आ जाइए तो सेम चीज़, वहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा यहाँ याद रखिए, वहाँ जो है राज्यसभा की जगह पे यहाँ विधान परिषद याद रखिए, और राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल याद रखिए। बस मैटर क्लोज। ठीक है, और ये सब जो है किसका काम करते हैं? तो विधायिका का काम करते हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होता है कि जो लागू हुआ है वो सही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं, उसकी समीक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह जो है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री जो स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में है। ठीक है, यह क्या है? तो एक शोध केंद्र है। नंबर जो है आपका, मैं साथियों मोबाइल नंबर जो होगा चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया है, साथ ही साथ जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी जो है डाल दूंगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर डाल दूंगा। आप जो है कृपया करके जो है मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि सर यही नंबर है ना, सही है ना, इसी पर डालना है। फ़ोन नहीं कीजिएगा साथी, क्योंकि फ़ोन बहुत आता है तो थोड़ा जो है और भी दैनिक काम में बिजी रहता हूँ, तो उसमें डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है। आप मैसेज करके पता लगा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है साथी, और आप लोग का सपोर्ट आप लोग को ही रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, मुझे इस पैसे से अमीर होने का शौक़ नहीं है साथी, ये बात दिमाग में बैठिए, क्योंकि मेरे पास जो है साइड से है ऐसा काम कि मैं उससे ज़िंदगी जो है अपना काट लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो है आपको पता है कि ये सब ऐसा वैकेंसी आना नहीं है। और बाकी आपको यूट्यूब पे पता ही, आपको जो है अब बंदरबाट चलेगा। पिछले बार तो आप भुतभोगी हो ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आपको रिटर्न किया जाएगा वही सपोर्ट। बाकी आपका क्लास चलता रहेगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। विषम परिस्थिति में अगर भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो महाभियोग लाकर जो है संसद द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? लाहौर अधिवेशन जैसे ही आपके दिमाग में है तो चाचा नेहरू का याद आना चाहिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का। और यहीं पे जो उन्होंने पूर्ण स्वराज का भी मांग किया था, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और 1931 का एक अधिवेशन याद रखिएगा, कराची का अधिवेशन। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। आगे कह रहा है कि तिरहुत नहर का स्रोत जो है निम्न में से कौन नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह है। काकोरी कांड से कौन कौन संबंधित हो? तो ध्यान रखिएगा, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ।
एक तो आपका अशफाकुल्ला खान है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपका ट्रिपल आर याद रखिएगा, क्या ट्रिपल आर, उसमें हो गया राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपका एक और नाम है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और एक नाम क्या है तो रोशन सिंह है, ठीक है। ट्रिपल आर मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान। भगत सिंह का जो संबंध था लाहौर षड्यंत्र केस से था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग जो है बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था। बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सहायक संधि, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली मतलब सहायक संधि, ठीक है, दिमाग में छाप लीजिएगा, और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1798 में इसने सहायक संधि लागू किया था। कब? 1798 में, लॉर्ड बेलेजली। आगे कह रहा है कि जो है जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महासागर जो विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैसिफिक ओशन जो है, समझिए कि 1/3 भाग जो है कंट्रोल अकेले करता है। कौन? तो प्रशांत महासागर। आज आपको पता होगा कि इसका सबसे गहरा बिंदु कौन है? तो मृत सागर है। सॉरी, मृत सागर बोला गया, मेरियाना गर्त है, ठीक है, जिसकी जो गहराई 11,033 मीटर मतलब 11 किलोमीटर गहरा है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद में जो है निहित होती है। आगे कह रहा है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सर्वाधिक अधिक होता नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जल का घनत्व जो होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मगरमच्छ जो है मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के लिए, ठीक है, उसके जो है मगरमच्छ के जो है स्किन का जो है बहुत ज़्यादा जो है आयुर्वेद में यूज है, तो इसीलिए उसको जो है मार दिया जाता है। आगे कह रहा है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाने वाले पक्षी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य पक्षी। तो साथ ही ये हो गया आपका जो है जीके पार्ट। अब आते हैं मैथ्स वाले सेशन पे, बने रहिए कंटिन्यू। कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर होती है। देखिए सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको पता होगा त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है, तो सारा जब साइड बराबर हो जाए तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कह रहा है कि इसकी एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर दे दिया गया, इसका मतलब है कि सब 8 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। तो यहाँ क्या करते हैं? √3/2 गुने भुजा कितना? 8, तो 2 चौका 8 हो गया, 4√3 क्या हो जाएगा? तो यूनिट क्या दिया गया? सेंटीमीटर दिया गया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का जो है विभिन्न मदों पर होने वाले मासिक व्यय दर्शाता है। मासिक व्यय का मतलब होता है खर्चा, आय का मतलब होता है इनकम। परिवार हर महीने जो है क्या कह रहा है कि देखिए इकाई दाई से 1000, 10,000, लाख, 1,08,000 रुपया कमाता है प्रत्येक महीने, ठीक है। कह रहा है कि विविध पर खर्च किया गया व्यय जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया व्यय से कितना जो है अधिक है। अगर विविध है, देखिए विविध, देखिए सबसे पहले ये जो आपका क्या है? तो सर्कल है। एक बार समझा दे रहा हूँ, अब ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है? ध्यान से सुन लेना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि विविध पर खर्च किया गया व्यय जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से कितना अधिक है, ठीक है। तो बताइए विविध पे कितना डिग्री का कोण बना है? ये सर्कल है, सर्कल पर टोटल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री का, ठीक है ना। 360 डिग्री पूरा होता है। जैसे हम परसेंटेज में 100 लेते हैं, उसी तरीके से सर्कल में 360 पे काम चलता है, ठीक है। कितना पे? 360 पे, क्योंकि पूरा एक घूमिएगा चक्कर तो कितना लग जाएगा? 360 डिग्री लग जाएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको जो है 360 पे चलना है। आगे कह रहा है कि देखिए विविध पर जो है खर्च किया गया है, विविध पर कितना डिग्री का है? तो 75 डिग्री का है। बच्चों की शिक्षा पर कितना है? तो 70 डिग्री, मतलब कितना डिग्री का अंतर आ रहा है? 5 डिग्री का अंतर आ रहा है व्यय में, ठीक है। 5 डिग्री, 5 कितना है अंतर? तो 5 डिग्री का दोनों में अंतर आ जा रहा है, ठीक है।
देखिए 5 डिग्री का अंतर हो गया, तो देखिए 75 5 कितना हो गया, 360 डिग्री का अंतर आ रहा है जो खर्चा होगा दोनों में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कितना में, तो 1,08,000 में। ठीक है, इसको काटिएगा तो काटने के बाद जो है आपका इधर एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो आ जाए उधर आ जाएगा, तो काट कूट कीजिएगा तो आपका जो है एकदम सॉलिड आंसर आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है। देखिए ये वाला हो जाएगा 36 तिहाई 108 हो गया, ये 300 से कट जाएगा, ये आपका हो गया 1500 रुपया। 1500 रुपया जो है उसका विविध पर जो खर्च करता है उससे ज़्यादा जो है आपका बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च किए गए से ज़्यादा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे वैसे टेकल कीजिए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर, ये हो गया विक्रय मूल्य एक साइड का। तो और दूसरा कह रहा है कि अर्जित लाभ हुआ, दूसरा कह रहा है कि उस वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ जो है उस वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। हम सबसे पहले क्रय मूल्य को यक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को यक्स मान लिए। अब 832 रुपये में बेच रहा है, 832 में बेचा, उसका क्रय मूल्य यक्स था, तो ये क्या हो गया, ये वाला पर्सन क्या होगा, लाभ का हो गया। अब कह रहा है कि इस पर जो लाभ होगा उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर होगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, जब हानि होगा इसका मतलब है कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 448। अरे भाई ये हानि और ये लाभ बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है लाभ होगा इसका मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा था क्रय मूल्य से, यहाँ पे जो है क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। इसको जो अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण सॉल्व कीजिएगा तो ये जाएगा आपका यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यक्स का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 640 रुपये आ जाएगा। 640 रुपये, इसका मतलब क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 640 रुपये का हो गया। ठीक है, कहा कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, अब इसको 10% हानि दे दीजिए, 10% हानि दीजिएगा तो इसका जो है कह रहा है कि अब जो है क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो गुने 90/100 कर दीजिए। जीरो से जीरो हो गया, एक जीरो से एक जीरो हो गया, 9 चौका 36 और 9 चौका 54 और 3 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 576 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 7.2 था। देखिए रन रेट 7.2 का मतलब होता है 10 ओवर में जो है 7.2 का मतलब टोटल रन कितना था, तो 72 था। 7.2 गुने 10, जितना भी रन होता है उसको ओवर से भाग देना पड़ता है। बाकी आपको पता होगा एक ओवर में कितना गेंद होता है, 6 गेंद होता है। आगे कह रहा है कि 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 10 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये दिया गया है ना कि आपका 272 रन के लक्ष्य को तक पहुंचने में शेष 40 ओवर में। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेष 40 ओवर में जो है आपका आप पूछ रहा है कि जो है कितना औसत होगा, क्योंकि आपको पता होगा वनडे जो अभी आज का चलता है आप 50 ओवर का होता है। ठीक है, तो 10 ओवर में कितना रन बनाया, तो उसका रन रेट कितना है, तो 7.2 है। तो इसका मतलब 10 ओवर में टोटल रन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 के हिसाब से आपका हो जाएगा 72 रन। ठीक है, टोटल कितना बनाना, 272, तो 272 में से आप जो है 72 घटा दीजिए, ये आपको कितना 40 ओवर में लाना पड़ेगा, तो 40 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 200/40 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। और एक बात और आपको पता होगा, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ये हो जाएगा आपका 13.5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, भुजा को यक्स मान ले तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13.5। ये जो गुना में 6 है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब ये स्क्वायर का पावर 2 हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। मैं यहीं पर पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। यहाँ से अब जो यक्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 3/2, मतलब 3/2 आ गया। अब कह रहा है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण आपको पता है क्या होता है, तो √3/L होता है। जैसे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 × L, यहाँ जो है √3 × L होता है। L बराबर क्या हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3√3/2। ठीक है, इसका जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5√3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला आपको आना चाहिए, बस हो जाएगा, मैटर कुछ है ही नहीं इसमें।
कह रहा है कि P+1 बराबर 2, तो P का मान ज्ञात करें। देखिए सिंपल है, कुछ खास है नहीं, तो मैं आपको हालांकि फिर भी बता देता हूँ। आप बीएड के साथी है, आपको ये सब चोट तो आता ही होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। इसको क्या होगा, देखिए P² इसको हम लिख सकते हैं। ये आपका जो इसका क्या होगा, ये बटा बढ़ का जो है ये हो गया जोड़े, एक तरह से समझिए। तो P1 का एलसीएम क्या होगा, P। अब इसको कर ले, ये 1 से P में भाग दीजिएगा तो P हो जाएगा। P में P से गुना कीजिएगा तो P² हो जाएगा। प्लस ऐसे क्या होगा, P से भाग दीजिए 1, और 1 में 1 से गुना कीजिए 1, मतलब बटा बढ़ का जोड़ है और कुछ है नहीं। P² प्लस 1 माइनस इधर जो है ये गुना हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका, तो -2P बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया P² माइनस 2P प्लस 1 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, P-1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना जाएगा, 1। अब पूछ रहा P गुने P क्या होगा, तो P का वैल्यू 1 आ गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं है साथी, आपका द्विघात समीकरण सिंपल सा सॉल्व करना और वहाँ से P का मान निकालना है। P का मान निकाल के आपको जो है पूछा गया क्वेश्चन पुट कर देना है। आगे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के क्रमशः निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन टैकल करने आना चाहिए। शीर्ष बिंदु आपका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 आपका जो है इंटरनल कोण होगा, 3 जो है आपका बाह्य कोण होगा, 3 भुजा होगा, ये सब ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि एक शीर्ष का जो आपका निर्देशांक कितना दिया गया, 4,-8। ठीक है, दूसरा क्या है, तो -9,7 है, तीसरा क्या है, 8,13। तो कह रहा है कि केंद्र ज्ञात करना। केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज के जितने भी यक्ष निर्देशांक है उसको जोड़ दीजिए आपस में, अब बट्टे में 3 कर दीजिए, तो उसका जो है यक्ष निर्देशांक का केंद्र आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यक्ष निर्देशांक क्या है, तो एक हो गया 4, एक हो गया, आप यहाँ पे -9 कर देते हैं, प्लस 8 हो गया, बट्टे में क्या करना है, 3 कर देना। तो 8 4 12 हो गया, -9 कीजिएगा 3, तो 3/3 हो गया, मतलब 1 आ गया। 1 क्या आ गया, तो यक्ष का निर्देशांक आ गया। ठीक है, केंद्रक का। इसी तरह से वाई में देखिए, आप -8 हो गया, +7 हो गया, मतलब -1 प्लस 13, मतलब -1 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 12, अब बटे 3 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 क्या हो जाएगा आपका केंद्र का वाई निर्देशांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 जो है कंप्लीट जो है आपका सॉल्यूशन हो चुका है। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी, देखिए 1-2 साथी है जो है सहयोग के लिए आगे बढ़ें और उनको पता है कि इनका कितना इम्पोर्टेंट है इस क्लास का। सौभाग्य से वो साथी जो है फ़ोन से बात भी किए थे। हालांकि आप लोग से कृपया करके रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कन्फर्म हो लीजिएगा, क्योंकि कॉल बहुत आता है और इससे थोड़ा होता है कि जब आपको बहुत अर्जेंट होगा तब फ़ोन कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आप लोग को अगर 9th-10th का नोट्स चाहिए, ठीक है, थ्योरी का, SCERT का, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा, एकदम रीजनेबल प्राइस होगा, आप ले सकते हैं, क्योंकि तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। बाकी MCQ करवाया हूँ, उसका भी PDF आपको मिल जाएगा उसके साथ में। तो चलिए साथी, फिर लेते हैं विदा, और चैनल पर प्यार बनाए रखिए। आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, आप लोग का सपोर्ट दीजिएगा तो हम लोग आपके लिए उतना ही जो है दुगुना रेट से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आपके लिए जो है जोर शोर से जितना भी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये इतना है कि जो है अन्य चैनल पर जितना करेगा मैं उससे 3 गुना आपको करके दूंगा, इस बात का गारंटी है। चलिए साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।